जब आप लोग पोएम पढ़ते हैं तो पोएम्स में फिगर्स ऑफ स्पीच का मोस्टली यूज होता है और फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी परीक्षा में 4 नंबर के आते हैं। 2 नंबर में आपको किसी ना किसी फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीशन बतानी होती है जो आपको कोर्स में प्रोवाइड कराई गई और 2 नंबर में फिगर्स ऑफ स्पीच के आपको एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच माने होता है अलंकार, हिंदी में हमने अलंकार कहते हैं और इन्हें लैंग्वेज को, शब्दों को मनोहरता या सुंदरता देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस डिफिनेशन आपसे लिखवाई जाए फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन आप ये हो जाएगी यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच माने अलंकार होता है और यदि इसकी हम डिफिनेशन लिखते हैं तो इसकी डिफिनेशन ये हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेफिनेशन माने परिभाषा। तो फिगर्स ऑफ स्पीच are the words. Figures of speech are the words which are used to beautify the language. तो स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन हमने आपके सामने लिखी है। इसमें लिखा हुआ है कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू ब्यूटीफाई द लैंग्वेज। अर्थात फिगर्स ऑफ स्पीच वे वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं भाषा को सुंदरता प्रदान करने के लिए, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने के लिए। तो वैसे ऑल अबाउट 36 या 37 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन आपके 12th के कोर्स के हिसाब से केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच का अध्ययन आपको करना है, केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना है। तो यदि इसके काइंड्स पूछे जाएं तो आपको लिखना है देयर आर all about 36 figures of speech, but in 12th class we have to study only 7 figures of speech and selected by UP board. So students, there are all about 36 figures of speech, but in 12th class we have to study only 7 figures of speech. और जो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनका हमें अध्ययन करना है 12th क्लास के संबंध में, तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच आपको हम बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं। फिलहाल डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे लिखवाई गई है इसे आप नोट कर लें और इसे एक बार और समझ लें कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू ब्यूटीफाई द लैंग्वेज। फिगर्स ऑफ स्पीच वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग भाषा को सुंदरता प्रदान करने के लिए होता है। एंड नीचे लिखा हुआ है देयर आर ऑल अबाउट 36 फिगर्स ऑफ स्पीच इन 12th क्लास, but we
we have to study only 7 figures of speech according to UP board, according to UP board, according to UP board syllabus, according to UP बोर्ड सिलेबस। तो स्टूडेंट्स लगभग 36 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं टोटल, लेकिन क्लास 12 के सिलेबस के अनुसार, यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आपको केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना है, और जो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं वो आपको हम 1 बाय 1 बोर्ड पे लिख के समझा रहे हैं। तो फिलहाल अब आप देखें कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले पहला फिगर्स ऑफ स्पीच आपका है नंबर 1 सिमिली। पहला फिगर्स ऑफ स्पीच आपका है सिमिली। हिंदी में इस अलंकार को हम कहते हैं उपमा। तो पहला हो गया सिमिली, दूसरा हो गया मेटाफर, इसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। तीसरा आपका हो गया पर्सनिफिकेशन, इसे हम कहते हैं मानवीकरण। चौथा आपका होता है एपोस्ट्रॉफी, माने संबोधन। पांचवा आपका होता है हाइपरबोल, और छठा फिगर का स्पीच आपका होता है ऑक्सीमोरन, और सातवां आपका होता है ओनोमोटोपोइया। तो स्टूडेंट्स आपके सामने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच लिखे हैं जिनको आपको इंटर सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। और पहला आपका है सिमिली माने होता है उपमा अलंकार। दूसरा आपका है मेटाफर माने होता है रूपक अलंकार। तीसरा आपका है पर्सनिफिकेशन माने मानवीकरण। एपोस्ट्रॉफी आपका चौथा है संबोधन अलंकार। पांचवा आपका हाइपरबोल माने होता है अतिसंयुक्त अलंकार। ऑक्सीमोरन आपका छठा अलंकार है, और ऑक्सीमोरन माने होता है विरोधाभास। सातवां आपका ओनोमोटोपोइया है, और ओनोमोटोपोइया माने ध्वनि सूचक अलंकार। तो इनकी हिंदी भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उपमा अलंकार। दूसरा आपका है रूपक। तीसरा आपका है मानवीकरण, और चौथा आपका है संबोधन। पांचवा आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। छठा है विरोधाभास, और सातवां आपका है ध्वनि सूचक अलंकार। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे आपके सामने आपके 12th के सिलेबस के हिसाब से जो 7 फिगर्स ऑफ स्पीच, 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको स्टडी करने हैं। उनमें आपको पहला सिमिली है, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सनिफिकेशन, चौथा आपका एपोस्ट्रॉफी, पांचवा हाइपरबोल, छठा ऑक्सीमोरन, सातवां ओनोमोटोपोइया।
सिमिली माने उपमा अलंकार, मेटाफर माने रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन माने मानवीकरण, एपोस्ट्रोफी माने संबोधन, हाइपरबोल माने अतिशयोक्त अलंकार, आक्सीमोरन माने विरोधाभास और ओनोमोटोपोइया माने होता है ध्वनि सूचक अलंकार। और स्टूडेंट्स अब वन बाय वन हम डेफिनेशन सहित विद डेफिनेशन आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कहाँ पे कौन सा अलंकार है, किस सेंटेंस में कौन सा अलंकार है। फिलहाल आज की वीडियो में आपको फर्स्ट 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में समझाया जाएगा। वो है सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन। और जो 4 बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल सबसे पहले आप देखें सिमिली, जो आपका पहला फिगर ऑफ स्पीच है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए सिमिली की। तो सिमिली is a figure. Simile is a figure of speech. Simile is a figure of speech in which two things are compared and at least one point is common. तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन को ज्यादा बड़ा ना करते हुए थोड़ा शार्ट में समझते हैं कि सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। The comparison word words so like as are used in the sentence. So students, simile is a figure of speech in which two things are compared and at least one point is common. The comparison words so like as are used in the sentence. अर्थात सिमिली एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें कम से कम 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनमें कोई ना कोई एक चीज समान होती है। साथ ही साथ जो कंपैरिजन वर्ड तुलनात्मक शब्द हैं सो लाइक एज इनका भी प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल as the moon. She is as beautiful as the moon. वह उतनी सुंदर है जितना कि चंद्रमा। यहाँ पे उसकी तुलना यानी किसी लड़की की तुलना चंद्रमा से की जा रही है और जो कंपेरिजन वर्ड हैं जैसे कि एड यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा की तुलना लड़की की तुलना यानी उसकी तुलना चंद्रमा से की जा रही है और एक चीज कॉमन है सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। कंपैरिजन वर्ड एज प्रयोग है। देखते हैं दूसरा एग्जांपल नंबर 2। लाइफ इज नॉट like
नॉट माने नहीं है, लाइक माने के समान, द बेड ऑफ रोजेज माने फूलों की सेज के समान। कहने का मतलब ये है कि जीवन फूलों की सेज के समान नहीं है। यहाँ पे लाइफ की तुलना हो रही है फूलों की सेज से, और कंपैरिजन वर्ड लाइक का प्रयोग किया गया है। तो दो सेंटेंस आपके सामने जो लिखे हुए हैं इनमें सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो एक बार फिर समझ लें आप कि सिमिली यानी जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका है आपके कोर्स के हिसाब से, तो उसमें दो वस्तुओं व्यक्तियों में तुलना की जाएगी, और जो तुलनात्मक शब्द हैं जैसे कि सो, लाइक, एज, उनका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, और उनमें एक चीज कॉमन भी होगी। तो आपने समझा सिमिली। अब आप देखें कि मेटाफर जो आपका दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है उसे हम कैसे पहचानेंगे और उसकी पहचान क्या होती है। अब आप जानिए मेटाफर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मेटाफर माने होता है रूपक अलंकार। मेटाफर, मेटाफर तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? मेटाफर, मेटाफर इज an implied simile. Metaphor is an implied simile in this figure of speech. In this figure of speech, two things are also compared, but the comparison words as, so, like are not used. तो स्टूडेंट्स, मेटाफर की डिफिनीशन हमने आपके सामने लिखी है। लिखा हुआ है मेटाफर ये फिगर, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। इम्प्लाइड माने होता है अप्रत्यक्ष, माने छिपा हुआ। तो मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। मेटाफर यानी रूपक अलंकार एक अप्रत्यक्ष सिमिली या उपमा अलंकार ही होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू थिंग्स आर आल्सो कंपेयर्ड। इस फिगर ऑफ स्पीच में भी दो वस्तुओं की तुलना होती है, बट द कंपेरिजन वर्ड्स एज, सो, लाइक आर नॉट यूज्ड। लेकिन जो तुलनात्मक शब्द होते हैं जैसे कि सो, लाइक, एज, इनका प्रयोग नहीं होता है। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है महाराणा प्रताप was the lion of मेवाड़। फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है महाराणा प्रताप was the lion of मेवाड़। महाराणा प्रताप का नाम सब जानते हैं, मेवाड़ के एक बहुत ही बलवान, शक्तिशाली, प्रसिद्ध राजा। was the lion of मेवाड़। लायन माने शेर थे, आप मेवाड़ माने मेवाड़ के। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। यहाँ पे महाराणा प्रताप की तुलना शेर से की जा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से।
तो इस सेंटेंस में हमारा मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस में हमारा मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट्स आपको याद क्या रखना है कि मेटाफर यानी रूपक अलंकार में दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना होगी, लेकिन उसमें तुलना अप्रत्यक्ष रूप से होगी और जो कंपैरिजन वर्ड होते हैं जैसे कि सो, लाइक, एड, इनका प्रयोग नहीं होता है। और जस्ट इसके पहले वाले फिगर ऑफ स्पीच में यानी सिमिली में तुलना होती है प्रत्यक्ष रूप से और मेटाफर में तुलना होती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो स्टूडेंट्स पहला उदाहरण आपने देखा महाराणा प्रताप बाजी लाइन ऑफ मेवाड़। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। लिखा हुआ है लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है लाइफ इज ए ड्रीम यानी जीवन एक स्वप्न है। यहाँ पे जीवन की तुलना स्वप्न से तो की जा रही है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, और जो कंपैरिजन वर्ड हैं सो, लाइक, एज, इनका प्रयोग भी इसमें नहीं किया गया है। ये दो सेंटेंस आपके मेटाफर हैं और इनमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। और अब आप देखेंगे तीसरा फिगर ऑफ स्पीच जो आपका है पर्सनिफिकेशन, और उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पहचानेंगे। लेट अस सी एंड वॉच। अब आप जाने पर्सनिफिकेशन के बारे में। पर्सनिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स पर्सनिफिकेशन जो आपका तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है इसके माने होता है मानवीकरण। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच non-living things are considered या यहाँ पे रिगार्डेड लिखिए आप। नॉन लिविंग थिंग्स आर रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये तीसरा फिगर ऑफ स्पीच आपका है, उसकी डिफिनेशन बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही इजी वर्ड्स में आपके सामने हमने लिखी है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच नॉन लिविंग थिंग्स आर रिगार्डेड एज लिविंग थिंग्स। अर्थात पर्सनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच में जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें हम सजीव मान लेते हैं। अर्थात इस फिगर्स ऑफ स्पीच में निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है, उनको इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है या उनको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेंटेंस है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, यानी अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अर्थात अनुभव को जो कि क्या है, निर्जीव है, इसे यहाँ पे सजीव मान लिया गया है। यहाँ पे इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच आपका है पर्सनिफिकेशन। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, ऑनेस्टी walks with him। ऑनेस्टी वॉक्स विद हिम, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमानदारी उसके साथ साथ चलती है। तो यहाँ पे ईमानदारी को सजीव माना जा रहा है, अर्थात आपका फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन।
और अब आप देखिए तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी knocks, knocks at the door but once। स्टूडेंट्स तीसरा फिगर ऑफ स्पीच आपका लिखा है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर, नॉक्स माने आता है, खटखटाता है, एट द डोर माने दरवाजे को, बट वंस माने केवल, लेकिन केवल एक बार। अर्थात यहाँ पे अवसर को सजीव माना जा रहा है। तो इस सेंटेंस में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। तो 3 फिगर्स ऑफ स्पीच यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के 3 फर्स्ट काइंड्स आज की वीडियो में आपको समझाए गए हैं। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड कमेंट or you should note the problem on your textbook. Your problem will be solved when the school will reopen. तो स्टूडेंट्स जो 3 फिगर्स ऑफ स्पीच हमने आपको समझाए हैं, आप आशा है कि आप लोगों ने इन्हें नोट कर लिया होगा और आपकी जो फर्स्ट वाली बुक है उसमें भी डेफिनेशन है फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिखे हैं। अगर कोई समस्या आए तो आप उसमें देख सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो 4 बचे हुए फिगर्स ऑफ स्पीच की काइंड्स हैं वो आपको हम समझाएंगे कल की वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन सेंटेंसेस की उतना ये क्लियर होता जाता है। थोड़ा एक बार कायदे से समझ लें कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद मोर प्रैक्टिस एंड मोर एक्सीलेंस। सीधी सी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतने परफेक्ट हो जाएंगे। सेंटेंसेस को लिख के उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानने की कोशिश करिए और जिस सेंटेंस में आप ना पहचान पाए तो उसमें हम आपकी सहायता करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट यानी कल के वीडियो में आपको जो बचे हुए 4 पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझाया जाएगा। टिल देन बाय बाय।